हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने कुछ क्लासें कर ली और कुछ टॉपिक पर हमने चर्चा कर ली। आई होप आपने वो क्लासें देख ली होगी, और यदि नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सभी क्लासें देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्टडी ऑफ मॉडल ऑर्गेनाइजेशन। इस पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल जीवों का अध्ययन, यानी कि मॉडल जीव क्या होते हैं। कि मॉडल जीव वह गैर मानव प्रजातियां होती है जिनका अध्ययन जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जाता है, जो अन्य जीवों पर भी लागू होता है। जैसे कि जैसे मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, उसका क्या कारण था, ये तो हमने पीछे जान लिया। यही सभी जो होते हैं यही मॉडल होते हैं, मॉडल जीव होते हैं। तो मेंडल ने इसका इस जो मटर की जगह वो अन्य पौधे का भी उपयोग कर सकता था, वो किसी जीव का भी प्रयोग कर सकता था। लेकिन जब मटर का प्रयोग किया तो मटर के और जो अन्य जीव होते हैं उनके जो लक्षण थे, अंदर के जो जीनोटाइप था, जो वह सभी में मिलता जुलता था, इसलिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया। और भी अन्य अलग अलग जीवों का प्रयोग किया था, जैसे चूहे का प्रयोग किया, जिनमें मानव के जो 95% जो लक्षण होते हैं वो सेम समान होते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे। तो एक एक करके हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जीवों का उन्होंने जो मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कौन कौन से जीवों का उपयोग किया जाता है। इनकी वृद्धि सरल होती है, पीढ़ी समय जो होता है वो कम होता है, और आनुवंशिक अध्ययन आसान होता है। यानी कि जो मॉडल जीव होते हैं उनकी एक तो वृद्धि आसानी से होती है, दूसरा इसका जो पीढ़ी का जो पीढ़ी मतलब नई पीढ़ी आने में जो समय होता है वो बहुत कम लगता है, और इसका जो आनुवंशिक अध्ययन होता है वो भी आसान होता है अन्य जो दूसरे जीव होते हैं उनसे। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये एक फलों की मक्खी है, आनुवंशिक और विकास जीव विज्ञान में बहुत उपयोगी। यानी कि जो आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स है और ये जो डेवलपमेंट जो बायोलॉजी है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि इसका अध्ययन जो होता है वो आसानी से होता है। इसमें जो फिर इसका जो जीवन काल होता है वो भी बहुत छोटा होता है, यानी इसका जो जीवन चक्र होता है वो होता है 10 से 12 दिन का। और इजी मतलब इसे इजी टू ब्रीड, यानी आसानी से हम पाल सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसका जो अध्ययन होता है वो भी आसान होता है। स्पष्ट और अलग अलग गुणसूत्रीय लक्षण, जैसे आंख का रंग अलग आसानी से देख सकते हैं, इसके जो पंख होते हैं विंग्स जो होते हैं वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। इसका भी एक मुख्य कारण है कि इसे मॉडल जीव में इसको सम्मिलित किया या इस पर अध्ययन किया। जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर और लिंग निर्धारण को समझने में सहायक है, यानी कि इसके जो जीन होते हैं वो हमें आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होता है या जो लिंग निर्धारण होता है उस पर हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, उसका आसानी से हम समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। फिर दूसरा आता है एराबिडोप्सिस थालियाना, जो कि एक सरसों के सम्मान मतलब सरसों के सम्मान दिखने वाला ये एक पौधा होता है। इसका जो मुख्य कारण है कि इसे मॉडल जीवों में क्यों सम्मिलित किया, तो इसका पहला पौधा है जिसका जीनोम अनुक्रमित होता है, यानी अनुक्रमित किया गया। और दूसरा इसका जो आकार होता है वो होता है छोटा, यानी स्मॉल साइज। शॉर्ट लाइफ स्टाइल या लाइफ साइकिल, यानी इसका जो जीवन चक्र होता है वो होता है 6 सप्ताह। और जो सीड जो बीज बनाने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, यानी ये अधिक बीज बनाता है। फिर दूसरा आता है पौधों के आनुवंशिकी पुष्पन और प्रकाश संकेतक को समझने हेतु प्रयोग। यानी कि ये पौधा एक ऐसा पौधा है इसकी जो आनुवंशिक जो जेनेटिक होती है, पौधों की जो जेनेटिक होती है उसमें भी यह समझने में आसानी होती है। और पुष्पन और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें भी ये समझने में आसानी होती है। दूसरा इसका जीनोम सरल और अच्छी तरह से मैप किया जाता है, यानी इसका जो जीनोम होता है वह भी सरल होता है, उसका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण और मोस्ट पॉपुलर जो पाइसम सेटाइवम मटर का पौधा आता है, जिस पर जो ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने भी इस पर अध्ययन किया था, हेरिडिटी के सिद्धांत खोजे थे इन्होंने। ग्रेगर मेंडल द्वारा वंशानुक्रम जो हेरिडिटी के सिद्धांतों की खोज में प्रयोग किया गया था। पाइसम सेटाइवम विरोधाभासी लक्षणों को दर्शाता है, जैसे लंबा बोना
जिसमें लंबा प्रभाविता, बौना अप्रभाविता, फिर आता है गोल झुर्रीदार बीज। यानी हमने जो 7 लक्षण जो मेंडल ने मटर के पौधे में बताए थे वो हमने पिछली क्लास में देखे थे, जैसे तने की लंबाई हो गई, दूसरा फल का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गई, ऐसे 7 हमने देखे थे। फिर आता है इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों संभव है, यानी कि जो मटर का पौधा होता है वो सामान्यतः प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से इसमें परपरागण भी संभव है या इसमें परपरागण भी करवाया जा सकता है। तेजी से बढ़ने वाला और प्रयोग में आसानी, यानी कि जो मटर का पौधा होता है उसमें जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी चलता है या इसकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है और इसका अध्ययन भी हम आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है ई कोलाई। ई कोलाई क्या है कि ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, यानी ई कोलाई का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ये मानव की आंत जो होती है जो इसमें पाया जाता है और ये एक बैक्टीरिया आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी है, यानी बायोटेक्नोलॉजी और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है उसमें भी ये उपयोगी रहा है। इसका जो दोहराव समय होता है वो होता है 20 मिनट, यानी कि ये 20 मिनट में अपने प्रजनन की क्रिया करके नया एक नए जीव में बदल जाता है, नए बैक्टीरिया को जन्म देता है। कल्चर करना आसान है। यही इसके जो मॉडल जीव है, ये इनकी कुछ सामान्य बातें हैं जो आपको याद करनी है। डीएनए प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को समझने में सहायक है, यानी कि जो हमारे जो डीएनए प्रतिकृति होती है, यानी कि डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है उसको समझने में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझने में आसानी होती है। फिर आता है जो मस्कुलस जो चूहा होता है उस पर, जो कि मनुष्य की सबसे निकट निकट स्तनधारी मॉडल है, यानी कि इसमें जो मस्कुलस जो चूहा होता है वह मानव के समान ही होता है। इसमें बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो मानव के समजात होते हैं या मानव में मतलब मानव में और उस चूहे में समान होते हैं। मानव रोगों, प्रतिरक्षा, कैंसर और आनुवंशिक अध्ययन में प्रयोग किया गया, यानी कि जो मानव में जो रोग होते हैं जैसे निमोनिया हो गया, इन सभी का जो चूहे का प्रयोग करके इन रोगों का अध्ययन किया गया। प्रतिरक्षा, कैंसर, आनुवंशिकी जो जेनेटिक होती है उनका भी अध्ययन किया गया। फिर आता है कि इसमें जो मनुष्य से लगभग 95% जीन मिलते जुलते होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक मस्कुलस जो चूहा होता है उसमें जो मानव के जो जीन होते हैं वो 95% जो जीन होते हैं वे चूहे से मिलते हैं। केवल 5% ऐसे जीन होते हैं जो चूहे में हम जो मनुष्य होता है ह्यूमन जो होता है उसमें अलग अलग होते हैं। इसी कारण जो चूहा और हमें उसमें जो हम अलग अलग दिखते हैं उसका ये जो 5% जीन है यही कारण है। आनुवंशिक रूप से संशोधित करना आसान होता है। नॉकआउट नॉक इन तकनीक, यानी कि ये एक तकनीक है जिसका नाम आपको याद रखना है कि जो आनुवंशिक रूप से जो संशोधित करते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। ये हमारे कुछ मॉडल जीव थे जो आपको याद रखने पूछे भी जाते हैं और ज्यादा हार्ड भी नहीं है। एक तो पाइथन थे, टाइग्रो मोस्ट है, इसमें एक जो हमने ड्रोसोफिला जो फल की मक्खी पढ़ी थी वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये दो आपको जो मॉडल जीव है ये आपको याद करने। अब हम जो गुणसूत्र की संरचना यानी जो क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गुणसूत्र होता क्या है? गुणसूत्र एक सूत्र के आकार की यानी एक धागे जैसी संरचना होती है जो कि केंद्रक में पाई जाती है और डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं किससे बने होते हैं, तो उसका आंसर रहने वाला है डीएनए और प्रोटीन से। और आपसे यदि ऐसा कहा जाएगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका आंसर रहने वाला है कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यानी हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है और डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है जो क्रोमोसोम होता है वो। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी को ले जाने का कार्य करता है। यानी कि जो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो जैसे कि आपके माता पिता से आपके पास जो लक्षण आए या जो ऐसी जैसे उनका आंखों का रंग हो गया, उनकी त्वचा का रंग हो गया, जो आपके शरीर में या आपके पास जो वो जो लक्षण थे वो आए, तो वो जीनों के माध्यम से, वो गुणसूत्रों के माध्यम से आए। ये आपको याद रखना है कि ये एक एक जीव से दूसरे जीव यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, उन्हें ले जाने का कार्य करता है। अब हम जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये जो मध्य वाला भाग होता है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सेंट्रोमियर की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये बता सकते हैं कि जो गुणसूत्र के जो मध्य वाला भाग होता है, जहाँ पे दोनों ये जो भुजाएं होती है वो आपस में मिलती है, तो उसी को जो सेंट्रोमियर कहा जाता है, यानी मध्य वाले भाग। फिर आपसे कहा जाए कि टेलोमियर क्या है,
तो टीलोमियर वह भाग होता है जो इसके जो अंतिम सिरा होता है गुणसूत्र का, उसे ही टीलोमियर कहा जाता है। और फिर आपसे पूछा जाए जो क्रोमोनिमेटा क्या होता है, तो क्रोमोनिमेटा इसके अंदर जो ये पाया जा रहा है डीएनए मॉलिक्यूल, इसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये पूरे डीएनए में ऐसे पाया जाता है कुंडलित आकार में, और इस डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जो डीएनए होते हैं उन्हें कहा जाता है कि क्रोमोमियर कहा जाता है, जो माला के समान पाए जाते हैं इसे पूरे पूरे पर। और इसमें जो गुणसूत्र जो द्रव्य होता है, इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कहते हैं गुणसूत्र द्रव्य। और जो द्वितीयक संकुचन होता है, जैसे कि इसको पहले एक बार साफ कर लेते हैं। इसमें जो जैसे कि ये यहाँ पे अगर यहाँ ये तो सेंट्रोमियर हो गया, यदि ये यहाँ से ऐसे संकुचित होता है तो इसे कहते हैं द्वितीयक संकुचन। ये आपको याद रखना, जैसे कि ये यहाँ से ऐसे संकुचित होता है, इसमें तो नहीं है लेकिन कुछ में होता है ऐसे संकुचित, तो उसे द्वितीयक संकुचन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा गुणसूत्र का जो संरचना थी वो हमने देख ली। अब हम एक एक को करके देख लेते हैं कि क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा गुणसूत्र के अंदर मौजूद कुंडलित सूत्र के समान संरचना होती है, यानी जो गुणसूत्र होता है उसके अंदर ऐसे कुंडलित संरचना होती है, उससे ही जो क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है, यानी कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है। ये जीन की व्यवस्था और पुनरुत्पादन यानी डुप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जब गुणसूत्र कहीं से डैमेज होता है तो ये पुनरुत्पादन में भी सहायक होता है। फिर दूसरा हमारा इसमें आता है कि जो गुणसूत्र द्रव्य यानी क्रोमोसोम मैट्रिक्स, एक गुणसूत्र का आधार द्रव्य या तरल पदार्थ है, यानी कि जो गुणसूत्र के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो द्रव्य पाया जाता है, उसे ही गुणसूत्र द्रव्य या क्रोमोसोम मैट्रिक्स कहा जाता है। ये क्रोमोनिमा या क्रोमोनिमेटा को सहारा देता है, उन्हें संलग्न रखता है, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखता है, उन्हें सहारा देता है, उन्हें बाहरी या आंतरिक आघातों से रक्षा करता है। और जो अंदर जो कुंडलित जो संरचना क्रोमोनिमेटा होता है उससे ये द्रव्य इसके चारों तरफ होता है, तो इसकी जो सहारा देता है इसे। इसमें एंजाइम और प्रोटीन भरपूर होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र द्रव्य होता है उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, और जो एंजाइम्स होते हैं बहुत से ऐसे एंजाइम है जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। फिर आता है क्रोमोमेयर्स, यानी क्रोमोमेयर्स क्या होता है कि जो डीएनए जो सॉरी जो गुणसूत्र होता है उसकी जो भुजाएं होती है उन पर माला के समान के माला के दानों की जैसी रचनाएं होती है संरचनाएं होती है, उन्हें क्रोमोमेयर कहा जाता है। ये कसे हुए डीएनए के भाग होते हैं, यानी कि जो जो माला के समान जो दाने होते हैं वो डीएनए के भाग होते हैं या डीएनए होता है। ये जीन मानचित्रण में सहायक है और मार्कर के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये जो मानचित्रण होता है, जो मैपिंग होता है, उसमें ये सहायक होते हैं। इसका कार्य भी आपको याद रखना है। फिर अगला आता है सेंट्रोमेयर, यानी कि सेंट्रोमेयर का मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा, सेंट्रो यानी सेंटर का जो बीच वाला, जो जैसे कि ये गुणसूत्र है तो ये जो बीच वाला भाग है इसे सेंट्रोमेयर कहा जाता है। ये गुणसूत्र पर प्रमुख संकुचन का स्थान है, यानी कि यहाँ पे जो गुणसूत्र होता है वो ऐसे संकुचित होता है, और ये गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है, यानी पी आर्म और जो क्यू आर्म, यानी पी आर्म और क्यू आर्म में बांटता है। जो पी आर्म होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो होता है क्यू आर्म, ये आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल रेशों के जुड़ने का स्थान है, यानी कि यहाँ पे जो स्पिंडल जो रेशे होते हैं ये यहाँ पे आके जुड़ते हैं, तो ये भी आपको जो ये चीज है ये भी आपको याद रखनी है कि स्पिंडल रेशे कहाँ पे जुड़ते हैं, तो वो सेंट्रोमेयर में जुड़ते हैं। फिर आता है अगला कि जो द्वितीयक संकुचन यानी सेकेंडरी कंसंट्रेशन। सेंट्रोमेयर के अतिरिक्त कुछ गुणसूत्र में एक और संकुचन होता है, यानी सभी गुणसूत्रों में ये द्वितीयक संकुचन नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ गुणसूत्रों में ये संकुचन जो होता है वो पाया जाता है, और ये न्यूक्लियस के निर्माण में सहायक होता है, जिसे न्यूक्लियर आयोजक क्षेत्र एनओआर कहा जाता है, यानी न्यूक्लियर आयोजक क्षेत्र। और अगला जो आता है वो आता है टीलोमेयर। टीलोमेयर गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है, जैसे कि ये गुणसूत्र है तो इसका जो ये अंतिम सिरा है ये इसे टीलोमेयर कहा जाता है। ये दोहराव वाले डीएनए अनुक्रमों से बने होते हैं और गुणसूत्र को जोड़ने और टूटने से रक्षा करता है, यानी कि ये जैसे गुणसूत्र होता है वे यहाँ पे जैसे दूसरा गुणसूत्र तो यहाँ से इस गुणसूत्र को जोड़ने में सहायता करता है, और दूसरा ये गुणसूत्र को टूटने से भी रक्षा करता है। ये हमारे जो गुणसूत्र की जो संरचना थी यहाँ पे हमारे कंप्लीट होती है। तो हमने आज की क्लास में दो टॉपिक पर चर्चा की, एक तो जो मॉडल जीव होते हैं उन पर हमने चर्चा की, दूसरा हमने गुणसूत्र की स्ट्रक्चर पर बात की,
और एक छोटा सा टॉपिक और है कि जो टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि जीन हो गया और भी ऐसे कुछ शब्दावली होती है, उस पर भी हम आज की क्लास में ही चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसलिए। सबसे पहले आता है जीन। तो जीन क्या होता है कि जीन वह वंशानुगत इकाई है जो किसी विशेष गुण या लक्षण को नियंत्रित करती है। यानी कि जो जीन होता है उसी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आना जाना होता है, और जीन द्वारा ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं, और ये एक वंशानुगत जो हेरिडिटी है उसकी एक इकाई भी है। फिर आता है एलील। एलील क्या होता है कि एलील एक ही गुण के लिए जिम्मेदार जीन के विकल्पित रूप होते हैं जो समरूपी गुणसूत्रों के समान स्थान पर पाए जाते हैं। यानी कि जो एलील होते हैं वो जिम्मेदार जीन के विकल्पी रूप होते हैं। और जैसे इसका एग्जांपल हो गया टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये यदि ऐसे हैं विकल्पी जीन, तो ये यदि ऐसे हैं तो ये जो पौधे होते हैं ये अशुद्ध लंबे होते हैं, यानी ये जो होता है ये प्रभावी होता है लंबा वाला, और जो शॉर्ट टी होता है वो अप्रभावी होता है। फिर आता है समजात यानी होमोजाइगस। जब किसी गुण के लिए दो समान एलील होते हैं तो उसे समजात कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी यदि दोनों समान है, स्मॉल टी यदि दोनों समान है, ये हो गया शुद्ध लंबा और ये हो गया शुद्ध बौना। तो यदि ये दोनों समान है तो उन्हें समजात, जो गुण समजात कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। और हेटेरोजाइगस का मतलब होता है विषम जात, यानी कि यदि इस कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो उन्हें कहते हैं कि जो विषम जात या हेटेरोजाइगस कहा जाता है। फिर आता है कि जो हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब होता है जीन, और आपको भी पता है कि जीन हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, या जैसे आप अपने दोस्त को देखते हैं तो क्या आप उसके जीनों को देख सकते हैं? मतलब नहीं देख सकते ना। तो जीनों का मतलब होता है जीन शरीर के अंदर होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन करना ही जीनोटाइप कहलाता है। यानी किसी जीव के आनुवंशिक संगठन, जीनों के संयोजन ही उसका जीनोटाइप कहलाता है। यानी जो जीव होता है उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करना ही जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप का मतलब होता है जैसे आपका दोस्त का रंग काला हो गया है, वह लंबा है, उसकी आंखें भूरी है, तो जो हम बाहर से देखकर बिना किसी जांच के या ऐसे ही हम देख के बता सकते हैं, उन्हें जो लक्षण होते हैं उन्हें कहा जाता है फिनोटाइप। यानी बाहर से जो हम देख सकते हैं, बाहर से जो शरीर के जो आकार होता है, जैसे ऊंचाई हो गई, रंग हो गया आदि को फिनोटाइप कहते हैं, जैसे लंबा और डार्क। फिर आता है प्रधान लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि मैंने कल की क्लास में बताया कि मटर का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई की बात करें तो एक होता है लंबा, एक होता है बौना। तो जो लंबा होता है वो होता है प्रभावी, और जो बौना होता है वो होता है अप्रभावी। यानी प्रधान लक्षण में वो होते हैं जो प्रभावी होते हैं, जैसे कि जो टेलनेस होता है, लंबा होता है, वो डोमिनेंट होता है। एक ऐसा लक्षण जो एक एलील की उपस्थिति में ही प्रकट हो जाता है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि कैपिटल टी दोनों उपस्थित हो तभी पौधा लंबा हो। यदि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों उपस्थित, ये दोनों है, फिर भी पौधा भले हो अशुद्ध लंबा, भले वो लंबा है, यानी ये अपना जो प्रभाव है वह इस पर ज्यादा प्रभाव कर दिखा रहा है, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है या नष्ट हो रहा है। यही कारण है कि प्रधान लक्षण क्या होता है। फिर आता है दबा हुआ लक्षण, यानी कि जो ये है, इसमें ये लक्षण जो बोना वाला जो लक्षण है वो दब गया है, ये अप्रभावी है। ऐसा लक्षण जो केवल तब प्रकट होता है जब दोनों एलील एक जैसे हो, यानी होमोजाइगस हो। जैसे कि ये स्मॉल टी यदि ये दोनों एक साथ है तब पौधा बोना होता है, शुद्ध बोना। और यदि कभी ऐसा हो तब पौधा लंबा होता है, यानी कि जो स्मॉल टी होता है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, ये अप्रभावी होता है। फिर आता है स्थान या लोकस। तो गुणसूत्र पर किसी जीन का विशेष स्थान को ही लोकस कहते हैं, यानी कि कोई जीन है उस पर कोई विशेष स्थान होता है उसे ही लोकस कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है जीनोम। जीनोम क्या होता है? किसी जीव की सभी जीनों का समूह जो ये उसकी कोशिकाओं में होता है, यानी कि जीनोम क्या होता है कि जीनों का समूह को जीनोम कहते हैं। आपको सीधा सा याद रखना है, जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करता है या लक्षणों का वाहक जो होता है वो जीन होता है। जीनों के समूह को जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्र क्या होता है ये मैंने बता दिया कि जो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने रेशे जैसी संरचना होता है जो वंशानुक्रम सूचना का वहन करता है, यानी कि जो प्रोटीन और डीएनए से जो धागे जैसी जो रेशे जैसी जो संरचना होती है उसे ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। फिर आता है कि मेंडल सिद्धांतों की सीमाएं,
यानी कि हमने मेंडल के सिद्धांत भी पढ़ लिए, मेंडल ने किस पर कार्य किया, मेंडल का जीवन परिचय भी हमने पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं कि मेंडल ने सब कुछ अच्छा कार्य किया, लेकिन कुछ तो मेंडल की कमियां रही होगी, यानी मेंडल ने कुछ तो ऐसी गलतियां की होगी या कुछ तो ऐसी खोज होगी जो मेंडल नहीं कर पाया होगा। तो एक तो मेंडल की कमी यह है कि वो लिंक्ड जीन पर लागू नहीं होती, यानी कि जो मेंडल के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत है, वो लिंक्ड जीन पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, अनेक एलील जीन परस्पर क्रिया जैसे अपवाद है, यानी कि मेंडल इन जो अपूर्ण प्रभावित होता है होती है, सह प्रभाविता होती है, अनेक एलील होती है, इन्हें स्पष्ट नहीं कर सका कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, सह प्रभाविता क्या होती है, किस कारण ये प्रभाविता आती है, ये मेंडल स्पष्ट नहीं कर सका। तो ये मेंडल की कुछ सीमाएं थी, तो ये भी आपको याद रखनी है कि आपसे पूछा जाए कि मेंडल के सिद्धांतों की सीमाएं क्या थी, या आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आज की क्लास में आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि मॉडल जीव कौन कौन से हैं, किन 2 जीवों के, किन 3 जीवों के बारे में कुछ बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आपका गुणसूत्र की संरचना से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे सेंट्रोमियर की परिभाषा पूछ ली, टेलोमेयर की परिभाषा पूछ ली, या ऐसे पूछ लिया कि गुणसूत्र की स्ट्रक्चर के संरचना के बारे में बताओ, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना। और टर्मिनोलॉजी जो थी उसमें से परिभाषा पूछी जाएगी, 100% आप लिख के ले लेना। भले जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई उसमें 2 से 3 परिभाषा आपके डेफिनेटली पूछी जाएगी, इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी भी अच्छे से याद करनी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास की पैनल पीडीएफ मिले, तो आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।